हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर और इसके बाकी और भी चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप उसे ओपन करेंगे तो आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आज जो हमें स्टार्ट करना है, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर का नाम है समानता, इक्वालिटी। वैसे तो हम जानते ही हैं आमतौर पर कि समानता होती क्या है और इसके लिए हम लड़ते भी रहते हैं। परिवार में भी, स्कूल में भी, हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम इस चैप्टर में जिस तरीके से समानता को समझेंगे वो कुछ अलग ही है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता ज़्यादा नज़र आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियाँ भी देखते हैं। एक तरफ देखते हैं कि इस तरीके के स्कूल हैं जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक तरफ देखते हैं कि ऐसे स्कूल हैं जिसमें पीने का पानी भी साफ़ तरीके से नहीं मिलता। तो क्या ये असमानता है? बिल्कुल असमानता है। एक तरफ तो हम इतनी समानता की बात करते हैं, समानता हमारे संविधान में है। इनफैक्ट जितने भी देश हैं, समानता ज़्यादातर सभी के संविधान में है क्योंकि सब इसे अपना आदर्श मानते हैं। बट हम देखते हैं कि एक तरफ तो भोजन की इतनी बर्बादी हो रही है और दूसरी तरफ भुखमरी फैल रही है। दूसरी तरफ खाने के लिए लोगों के पास भोजन नहीं है, वो भोजन खाए बिना मर जाते हैं। तो ये क्या है? ये समानता है? ये तो असमानता है, और बहुत ज़्यादा असमानता है। हम जितनी ज़्यादा समानता की बात करते रहते हैं, हमारे समाज में उतनी ही असमानता फैल रही है। जैसे इसे देखो, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। मतलब अगर हम देखें कि दुनिया के जो सबसे 50 अमीर आदमी हैं, उनकी आमदनी 40 करोड़ गरीबों से भी ज़्यादा है। 40 करोड़। यहाँ से आप देखिए कितनी ज़्यादा असमानता है। हम जितनी ज़्यादा समानता की बात करते हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा असमानता दिखाई देती है। जबकि हम हर तरफ अगर देखें, हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अगर हम धन संपदा के हिसाब से देखें, गरीब और अमीर के हिसाब से, वहाँ पे भी असमानता होती है। अगर स्थिति के हिसाब से देखें, वहाँ पे भी असमानता होती है। अगर शक्ति के हिसाब से देखें, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे भी असमानता होती है। ठीक है, सुविधाओं के हिसाब से देखें तो वहाँ पे भी असमानता होती है। हमें हर जगह असमानता ही नज़र आती है। अगर आप ठीक से देखेंगे, अगर आप रोड पे चलते हैं, एक तरफ बिल्डिंग्स होती हैं और उन बिल्डिंग्स के नालों के बाहर ही, ठीक है, नालों के आसपास जो लोग बैठे रहते हैं, जो भी जिन्हें हम भिखारी कह देते हैं, ठीक है, मांगने वाले कह देते हैं। बहुत से लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते, ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता। तो देखिए कितनी असमानता है। एक तरफ लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, दूसरी तरफ लोग नाले के पास रह रहे हैं और उनको वहाँ पे भी खाना नहीं मिल रहा। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या मतलब है। बात कहने का आशय यह है कि हम समान हैं, हम किस हिसाब से समान हैं, और अगर हम सब समान हैं तो हम सब समान ही क्यों नहीं हो जाते, एक समान ही क्यों नहीं हो जाते, दौलत से, रुतबे से, शक्ति से, हर चीज़ से एक समान क्यों नहीं हो जाते। तो आखिर समानता का अर्थ क्या है, यही हम इस चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे देखो, आश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, ये पहले के ना लिखे हुए होर्डिंग है। मतलब पहले इस तरीके के होर्डिंग लगाए जाते थे। आश्वेत लोगों के बैठने की जगह पिछवाड़े में, मतलब आश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है, जो सफ़ेद नहीं है, जो काले लोग हैं रंग से, वो पिछवाड़े में जाके बैठे। और लैंग्वेज देखिए भाई, पिछवाड़े में, मतलब श्वेत लोग इतने तमीज़दार थे कि बैक साइड को भी पिछवाड़ा लिखा हुआ है। ये भी लिख सकते थे कि पीछे जाके बैठें। ठीक है, एक तो पीछे जाने के लिए कहा है, ऊपर से इतनी गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया है। प्रवेश नहीं, मतलब कौन कौन नहीं जा सकता अंदर? कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी, ये 3 लोग अंदर नहीं जा सकते। कितनी ज़्यादा बेइज्जती मारी हुई है यहाँ पर। पीने का पानी श्वेत लोगों का अलग और अश्वेत लोगों का अलग। और यहाँ पे देखिए, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं की तो टांगें दुखती हैं। अश्वेत लोगों की टांगें थोड़ी होती हैं, ना ही दुखती हैं। देखिए इस तरीके की असमानता। अब हमें पढ़ के गुस्सा आ रहा है इस तरीके की चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि हम आज जिस समाज में जन्मे हैं उसमें हमें पता लग गया है कि समानता क्या है और समानता हमारा अधिकार है। इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जिस टाइम के लिखे हुए हैं, उस टाइम लोग समानता के बारे में जानते ही नहीं थे। वो सोचते थे कि ऊपर वाले ने हमें जैसा पैदा कर दिया, जैसा बना के भेज दिया, उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर श्वेत लोग हम पे शासन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर
करने दो, हमें ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है। वो समानता का मीनिंग नहीं जानते थे, इसलिए इस तरीके की बातों पर गुस्सा नहीं आता था। अब जिसको भी ऐसी बातों पर गुस्सा आया, समझ जाइए कि आप समानता का मीनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी हद तक। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम हमेशा एक जैसा ही व्यवहार करें। कोई काम बिगाड़ रहा है तब भी हम उसके साथ समानता ही बरतें, ठीक है। कोई चोरी कर रहा है तो भी हम उसके साथ समानता ही बरतें। समानता का मतलब ये भी नहीं होता। और उदाहरण के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए समानता एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे कि प्रधानमंत्री या किसी जनरल को जो विशेष अधिकार और दर्जा मिलता है, वो हम किसी भिखारी को तो नहीं दे सकते या किसी आम इंसान को तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनका दर्जा अलग है, उनका दर्जा अलग है। तो हमें ये मान के चलना है कि कहाँ तक तो असमानताएं ठीक हैं, लेकिन कहाँ तक असमानताएं ठीक नहीं हैं। सवाल यही उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार करने लायक हैं और कौन से नहीं। कि हर जगह पे भेद होते हैं। देखिए, जैसे कि एक प्रधानमंत्री को जो शक्तियां दी जाती हैं, वो एक आम आदमी को नहीं दी जाती, तो यहाँ पे विभेद ठीक है। लेकिन मतलब काले गोरे के आधार पर, जन्म जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर लोगों के साथ गलत बर्ताव किया जाए, तो ये ऐसी असमानता को अस्वीकार करना चाहिए। ऐसी असमानता को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग हम खुद नहीं चुनते। हम जिस धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जिस रंग के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, हमें वही मिलता है। हाँ, बेशक आजकल सर्जरी से चेंज हो सकते हैं, हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के हिसाब से, जाति, लिंग, नस्ल के हिसाब से असमानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हैं तो मनुष्य ही। अगर हम मनुष्य के आधार पर देखें तो हम सभी मनुष्य हैं, और एक मनुष्य होने के नाते हम सभी को समान अधिकार होने चाहिए। यहाँ पे समानता के चैप्टर को पढ़ने का मतलब ही यही है, समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब ही यही है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन किया जाए। क्या इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए? मतलब ये कि हमें जो भी अधिकार मिलते हैं, चाहे वो स्कूल में मिलते हैं, घर में, कॉलेज में, समाज में, हमें ये देखना है वो अधिकार जो हमें मिलते हैं और वो अधिकार जो हमें नहीं मिलते, हमारे साथ जो समानता या असमानता बढ़ती जा रही है, वो किसी धर्म, नस्ल, जाति के हिसाब से तो नहीं बढ़ती जा रही, ठीक है। किसी अन्य वजह से बढ़ती जा रही है तो बात अलग है, ठीक है। कोई चोर है और उसके साथ घर में असमानता बढ़ती जाती है कि भाई ये तो चोट्टा है, इसको कुछ नहीं देना, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, नहीं तो ये और ज़्यादा चोरी करेगा, वो ठीक है। लेकिन अच्छे खासे इंसान के साथ इसलिए किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गोरा है तो उसको ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है, और कोई लड़की बहुत ज़्यादा काली है तो उसको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। तो ये असमानता गलत है। हमें देखना है कि असमानता किन स्थितियों में होनी चाहिए, किन स्थितियों में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अवसरों की असमानता, इसका मतलब ये है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है, और हो सकता है इस कारण से वो कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कोई इसलिए सफल ना हो क्योंकि उसकी जाति ऊंची है, उसका रंग गोरा है, उसके पास ज़्यादा पावर है, पैसा है, सिर्फ इसलिए उसको अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो भाई ये बात तो बहुत ज़्यादा गलत है। अवसरों की समानता सबके लिए सेम होनी चाहिए। मतलब चाहे कोई गोरा हो, काला हो, पावरफुल हो, कैसा भी हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना चाहिए। इसको कहते हैं न्यायपूर्ण अवसरों की समानता। इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। तो देखिए, प्राकृतिक असमानताएं तो वो हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, जैसे कि हम किस जाति में पैदा होते हैं, किस धर्म में पैदा होते हैं, किस लिंग में पैदा होते हैं और किस रंग के साथ पैदा होते हैं, तो ये होती हैं हमारी प्राकृतिक असमानताएं। इसमें भिन्नता इसको बदला नहीं जा सकता, और आजकल साइंस के हिसाब से तो इसे बहुत हद तक बदला भी जा सकता है। जैसे सर्जरी करा के गोरा हुआ जा सकता है, अगर आपको गोरा रंग पसंद नहीं है तो सर्जरी करा के काला भी हुआ जा सकता है। काला रंग इतना भी बुरा नहीं होता जितना लोग समझते हैं, ठीक है। और जैसे कि धर्म भी चेंज किया जा सकता है, जाति भी चेंज की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती है, लेकिन फिर भी यही माना जाता है कि प्राकृतिक असमानताओं को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रकृति के हिसाब से जो हमें असमानताएं मिली हैं, उन पर भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए,
पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं, ये एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, उसके बाद मैं घर का काम भी करती हूँ, माँ के साथ हाथ बटाती हूँ, और फिर भी पुरुष ज़्यादा बेहतर हो गए। क्यों? तो ये असमानता बहुत युगों से चलती चली आ रही है। तो हमें ये वाली असमानता जो है सही लगने लग गई है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चली आ रही है। तो हमें भी ये लगने लगता है कि हाँ, यही ठीक है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है, इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। ठीक है, जैसे कि औरतों वाला अभी हम ले लेते हैं उदाहरण, कि औरतों को शुरू से ही अबला समझा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, कम बुद्धि का माना जाता है। इसलिए उनको संरक्षण देने के लिए उनको घर में सेव कर दिया गया है कि तुम बाहर का काम मत करो, तुम घर का काम करो, घर में रहो, बच्चों का लालन पालन करो, और तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही तुम्हारे लिए न्याय है। अब क्योंकि ये युगों से चलता हुआ आ रहा है, मतलब बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो बहुत सारी लेडीज़ ने इसे सच मान लिया है कि हाँ, हम घर में ही सेफ़ हैं और हम कम दिमाग ही हैं, हम कम बुद्धि के हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए मान ली गई हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं। जबकि आज की लेडीज़ ने ये चीज़ें बता दी हैं कि ऐसा नहीं है। अगर उनको अवसर मिलते हैं तो वो भी काफ़ी कुछ कर कर दिखा सकती हैं। तो ये जाति, लिंग, धर्म के हिसाब से असमानता नहीं होनी चाहिए। मतलब प्राकृतिक असमानताएं जो हमें मिली हैं उस पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। ठीक है। समानता के 3 आयाम, अब हम ये पढ़ते हैं। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? समानता के 3 आयाम हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। 3 तरीके की समानता होती है। पहले राजनीतिक तरीके से मिलनी चाहिए, फिर समाज में भी मिलनी चाहिए, और फिर हमें आर्थिक तरीके से भी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता मतलब जो हमें राज्य से मिले, जो भी हमारे ऊपर शासन करता है उससे हमें मिले। जैसे कि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो हमारा लोकतंत्र सभी को एक जैसी समानता देता है, सभी नागरिकों को। ठीक है, तो वो होगी राजनीतिक समानता। जैसे कि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये है राजनीतिक समानता जो हमारे संविधान में है, और भी बहुत सारे देशों के संविधान में इस तरीके की समानताएं हैं। और समानताएं रखने के लिए, भेदभावों को अलग करने के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जो स्पेशल अधिकार होते हैं, और बहुत सारे देशों के संविधान में भी होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जीवन जीने के अधिकार, ठीक है, और शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण करने का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, अवसरों की समानता, इस तरीके के अधिकार हमारे हमारे संविधान में दिए हुए हैं, जो हमें बताता है कि हमें राजनीतिक समानता मिली हुई है। दूसरा है सामाजिक समानता, जो हमें समाज देता है। जैसे कि अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचाना संभव नहीं हो। मतलब ये, पहले तो हमें राज्य को ही ये समझना चाहिए कि वो अपने प्रत्येक नागरिक को समान समानता दे, किसी के साथ भेद ना करे। लेकिन इसके साथ समाज को भी ध्यान देना होता है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सरकार ही करेगी। अब सरकार ने स्कूल खुलवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे रीति रिवाज हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा तो सिर्फ इतना कि उनको पेन पकड़ना आ जाए और रास्ते में जा रहे हैं तो होर्डिंग पढ़ने आ जाएं, इतना पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें कि सरकार करेगी, सरकार कहाँ तक करेगी? ठीक है, मतलब राज्य कहाँ तक करेगा? अगर राज्य हमें समानता देता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका समाज की भी होती है। समाज को इस तरीके के रीति रिवाजों को ख़त्म करना होगा, उनको आगे आना होगा। जिन चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है, ऐसी गतिविधियों पर पाबंदी लगी हुई है जो लोगों के टैलेंट को ख़राब करते हैं, लोगों के टैलेंट को सामने नहीं आने देते, तभी तो राज्य भी कुछ कर पाएगा। तो पहले सामाजिक समानता भी होनी चाहिए जो समाज देता है। ठीक है, जैसे कि समाज के जो रीति रिवाज हैं, ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आती है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता है। आर्थिक समानता की डिग्री नापने का एक तरीका ये होता है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नापा जाए
कि देखा जाए कि अगर गरीब है कोई तो कितना गरीब है, और अगर अमीर है कोई तो किस हद तक अमीर है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि गरीबों और अमीरों के बीच में कितनी गहरी खाई है, किस तरीके से एक इंसान लगातार अमीर हुए जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और एक इंसान गरीब हुए जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। या फिर दूसरा तरीका यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग हैं उनका पता लगाया जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि आर्थिक असमानता कितनी ज़्यादा है। उसी हिसाब से फिर हम समानता फैलाएंगे। अब ये माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी अपनी हालत सुधारने का मौका तो देते हैं, इसलिए गरीब हो या अमीर दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ये सारी बातें ना सिर्फ एक बुक में लिख के रख दी गई हैं, संविधान में लिख के रख दी गई हैं, और हमारे आसपास जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें लिख के रख दी गई हैं। लेकिन हमने कभी व्यवहार में होते हुए ऐसी चीज़ों को देखा है? अगर कोई गरीब आदमी न्यायालय जाता है, उसके साथ इतनी ही जल्दी न्याय मिल जाता है उसको? ठीक है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो क्या इतनी जल्दी उसकी FIR दर्ज हो जाती है? अमीर आदमी जाता है तो पुलिस वाले भी उसको सैल्यूट मारते हैं। ठीक है, अगर वो न्यायालय भी जाता है तो वो पूरे न्यायालय को ही हिला के रख देता है। तो ये बात बताइए, ये चीज़ें जो है ना सिर्फ व्यवहार में नहीं है, सिर्फ बुकों में लिख के रख दी गई हैं। अब हम थोड़ा सा मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवाद और उदारवाद ये क्या कहते हैं समानता के बारे में? तो मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जिनसे बाकी सारे लोग, आजकल के जितने भी लोग हैं, वो सब मार्क्सवाद और उदारवाद से ही सहमत होते हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी थी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। वो मानते थे कि इस पे जो लोग अपना कब्जा कर लेते हैं ना, पहले यही होता था, पहले सरकार का कब्जा नहीं होता था किसी भी चीज़ पे। जब मार्क्सवाद आया था उससे पहले सरकार का कब्जा नहीं होता था, निजी लोगों का कब्जा होता था। और वो क्या करते थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे। जैसे कि हम जो कपड़े पहनेंगे वो गरीब नहीं पहन सकते, हम जो खाएंगे वो गरीब नहीं खा सकते, इस तरीके के उनके विचार थे। तब मार्क्सवाद आया। मार्क्स ने बताया कि निजी स्वामित्व होना ही नहीं चाहिए, सारी चीज़ों की जड़ यही है, या तो राज्य का कब्जा होना चाहिए या तो सबको बराबरी मिलनी चाहिए। राज्य मतलब जो भी उस टाइम शासन कर रहा है उसका कब्जा होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ सरकार का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि सरकार सब हर नागरिक को बराबर अधिकार देती है, इसलिए या तो बांट बूट के सब में बराबर कर देना चाहिए। मार्क्सवाद और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनको तो अवसर और विशेष अधिकार अभी भी दिए जाते हैं, मतलब लिखे हुए नहीं हैं सिर्फ उनके विशेष अधिकार, लेकिन उनको मिलते अभी भी हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबको समान अवसर देने चाहिए। या तो जितनी भी शक्ति है, जितनी भी चीज़ें हैं, जल, जंगल, तेल के कुएं वगैरह जितने भी संसाधन होते हैं वो सब राज्य के हाथों में होने चाहिए, या तो सभी लोगों में बांट बूट के बराबर कर देने चाहिए, तभी समाज का न्याय हो सकता है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है इस चीज़ को। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण भी पाया जाता है। जैसे कि उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मतलब ये कि वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम और स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इसमें समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। मतलब वो ये कहते हैं कि सारी चीज़ समाज नहीं कर सकता, हम सब मिलकर नहीं कर सकते, राज्य को भी कुछ करना होगा समानता लाने के लिए। और उदारवादी ये भी कहते हैं अगर बांट बूट के सब कुछ बराबर कर दिया जाएगा तो फिर तो कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा, और जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो समाज को लाभ कहाँ से होगा? ठीक है, और फिर उसको हम स्वतंत्रता कहाँ कहेंगे, क्योंकि हर कोई ज़्यादा कमाने के लिए स्वतंत्र कहाँ होगा? तो उदारवादियों का ये कहना है कि सब कुछ सत्ता को, ठीक है, राज्य को अपने हाथों में ले लेना चाहिए और खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब सब स्वतंत्र होने चाहिए खाने कमाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए सबको, लेकिन अवसर समान दिए जाने चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा नारीवाद के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और अगर आपको नारीवाद की अलग से वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैंने नारीवाद के बारे में बताया है। तो नारीवाद क्या होता है? नारीवाद होता है स्त्री पुरुष को समान मानना। ठीक है, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता लेडीज़ फर्स्ट, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है समान मानना, दोनों को बिल्कुल समान मानना। जैसे कि हमारे समाज में पुरुषों को कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विशेष तरीके से उनको प्राप्त हैं।
तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पितृसत्ता समाज है हमारे यहाँ का। पितृसत्ता मतलब आदमियों की बातों का मोल ज़्यादा रखा जाता है, उनको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। उनको कोई डिसीज़न लेने के लिए किसी से इतना पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एक लेडी अगर डिसीज़न लेती है तो बचपन से ही और बुढ़ापे तक उसको किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो डिपेंड रहने के लिए फिर वो काफ़ी कुछ बर्दाश्त करती है। तो वही चीज़ है कि औरत को इस तरीके से दबा के कस के ना रखा जाए, उसको उसकी बातों का मोल, ठीक है, उसको लड़कों के बराबर ही समझा जाए। लड़का इज़ इक्वल टू लड़की, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। नारीवाद यही कहता है कि पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए, नारी और पुरुष दोनों को ही समान समझना चाहिए, यही नारीवाद है। इसके बाद हम आते हैं, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में हमें पहला कदम तो ये उठाना होगा कि असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। मतलब जहाँ पे भी विशेष तरीके के अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो अमीर गरीब के हिसाब से दिए जाते हों, शक्तियों के आधार पर या स्थितियों के आधार पर कैसे भी दिए जाते हों, लेकिन ये विशेष अधिकार वाली जो चीज़ है इसको ख़त्म करनी पड़ेगी। और समाज को क्या करना पड़ेगा, समाज को कुछ रीति रिवाजों को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर उन रीति रिवाजों को समाज ख़त्म नहीं कर पा रहा तो इन रीति रिवाज को राज्य को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा भी होगा, हमारे संविधान ने बहुत सारे रीति रिवाज ख़त्म किए, बहुत सारी कुप्रथाएं ख़त्म की हैं। जैसे कि निचली जाति की व्यवस्था देख लीजिए, जो छुआछूत वाली व्यवस्था है उसको हमारे राज्य ने ख़त्म करी है, ठीक है। उसको समाज ने ख़त्म नहीं करी। इनफैक्ट समाज उस व्यवस्था को आज भी मानता है, लेकिन वो उस चीज़ को जता नहीं सकते। छुआछूत वाली जो छुआछूत जो लोग फैलाते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को जता नहीं सकते क्योंकि उनको संविधान दंडित कर सकता है, उनको संविधान दंड दे सकता है, सज़ा दे सकता है। क्योंकि संविधान में अब यह है कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सारी जातियाँ समान हैं संविधान की नज़रों में। तो इसलिए जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं या किसी जाति पर बैन लगाया हुआ है, निषेध लगाया हुआ है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, तो वो नहीं होने चाहिए। और जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। दोनों ही नहीं होने चाहिए, ना किसी पर बैन होना चाहिए और ना ही किसी को स्पेशल अधिकार मिलने चाहिए। समानता इससे ही आ जाएगी, लेकिन समानता सिर्फ इन चीज़ों को संविधान में लिखने से थोड़ी आ जाएगी। जब हम इसको व्यवहार में लाएंगे तभी तो आएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी, संविधान में इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें चारों तरफ असमानताएं देखने के लिए क्यों मिलती हैं? क्योंकि राज्य ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है और राज्य ने हम सबको बता भी दिया है, बहुत सारी कुप्रथाओं का खात्मा कर दिया है, लेकिन समाज ने उसको अब तक ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो समाज को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो समानता आएगी। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना भी आवश्यक हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि समान सब चीज़ों में समानता हो। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जंगल के जानवरों को ये टीचर कह रहे हैं कि जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ेगा उसका एडमिशन हो जाएगा या उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चिड़िया तो सबसे पहले चढ़ जाएगी उड़ के, बंदर भी चढ़ जाएगा और हाथी तो चढ़ ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे, और मछली की तो सोचना भी मत। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आज हम समाज में देखते हैं, ये समानता में, कि हर चीज़ में भी समानता नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें विशेष अधिकार देने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तो उसको पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा घंटे दिए जाते हैं। तो भाई ये तो असमानता हो गई। एक नेत्र वाला इंसान है उसको कम घंटे दिए जाते हैं और जिसके नेत्र नहीं हैं उसको ज़्यादा घंटे क्यों दिए जाते हैं? तो ये तो राज्य असमानता कर रहा है। तो इस तरीके की असमानता को हम असमानता नहीं कहेंगे, ठीक है। सकारात्मक कार्यवाही ज़रूरी है। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब यही है कि कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उसको हम सकारात्मक कार्यवाही कहेंगे। उनके लिए अच्छे कदम उठाए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है, चाहे वो प्रकृति ने दी है, चाहे वो समाज ने दी है। जैसे कि दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जो निचली जातियाँ जिन्हें कहते हैं, जिन्हें निचली जातियाँ कहा जाता है, ठीक है,
उन जातियों के साथ पहले समय में और अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है। उनको कपड़ों में, ठीक है, अवसर नहीं दिए जाते थे। वो सिर्फ वही काम कर सकते थे जो काम उन्हें ऊंची जाति वाले करने के लिए कहते थे। मतलब वह सिर्फ वही काम कर सकते थे जो जिनमें कमाई कम होती है और मेहनत ज़्यादा होती है, जैसे कि मज़दूरी वगैरह करना, सिर्फ इस तरीके के काम कर सकते थे। और वो किसी ऊंचे काम पर नहीं लग सकते थे और उन्हें मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी। इस तरीके की उनके साथ भेदभाव किए जाते थे। तो इन भेदभावों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने, राज्य ने उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि उनको संरक्षण दिया हुआ है, उनको स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे कि उनको नंबर में छूट दी जाती है, उनको संरक्षण दिया जाता है हर जगह पर, बहुत सारी जगहों पर। तो यहाँ पर हम भेदभाव नहीं कह सकते, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो जातियों के हिसाब से भेदभाव किया जा सकता है। इसको हम सकारात्मक कार्यवाही कहेंगे, क्योंकि पहले जो उनके साथ भेदभाव किया गया है उस हिसाब से उनको आगे लाना ज़रूरी है। और जब वो समाज में बराबर का दर्जा पा लेंगे तो इस संरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्ट कहाँ कर रहा है? आप खुद देख सकते हैं अपने आसपास में कि समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपको पता है, आप इन पॉलिटिकल्स के चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए कि मानो आप अपने NCERT का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि समानता क्या होती है, समाज क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपके घरेलू वाली गृहस्थी में भी बहुत काम आने वाली हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।